मेरा नाम आर्या राज है। मैं खगड़िया ज़िले के गोगरी प्रखंड की निवासी हूँ। मेरा गांव बरेटा में हुआ। मैं सीडीपीओ 2019 की फर्स्ट टॉपर हूँ और अभी ये एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना दूँ। मैंने अपना 10th कृष्णा निकेतन से किया है। वैसे तो स्कूलिंग मेरी क्लास 7 तक गाँव में ही हुई थी। उसके बाद 12th मेरा नॉटरडेम से रहा। आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट था वहाँ पर। पटना वुमेंस कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। उसके बाद जेएनयू से मैंने एमए किया है। सीडीपीओ के रूप में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये जो बेसिक्स हैं जितने भी चीज़ें वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी जो है वो आपको 150 मार्क्स का होता है, बीपीएससी की तरह ही, जिसमें कि मेजर सब्जेक्ट्स आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स होते हैं। हिस्ट्री जो है वो आप क्लास 12th की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी जो है वो लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्मीकांत आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आप पढ़िए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी जो है उसका 12th का एनसीईआरटी मैंने देखा था। उसमें मैप्स जो थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप बिहार का मैप और इंडिया का मैप अपने रूम में लगा लें। एटलस से भी आप पढ़ सकते हैं। और आप ये देखें कि एग्ज़ाम में क्या आया है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर पेपर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्योग्राफी के बाद आप इकोनॉमिक्स एक मेजर सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जनरली स्टूडेंट्स को डर भी लगता है कि वो तो उसमें वहाँ आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है। जो भी बेसिक्स चीज़ हैं जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, तो उसको आप बेसिकली कवर कीजिए कि जैसे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, या फिर गवर्नमेंट बजट है तो फिर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब क्या है। बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आप कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। साइंस जो होता है वो भी एक मेजर चंक होता है, तो उसमें आप जो है मतलब लुसेंट से पढ़ सकते हैं। उसके दोनों चीज़ आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और उसके सब्जेक्टिव भी आते हैं। आप सब्जेक्टिव पढ़ लें और उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप कर सकते हैं। उसके अलावा सीडीपीओ जो है उसमें हमारे टाइम में कोई मैथ्स नहीं आया था, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैथ्स आपको भी नहीं आएगा। अगर बीपीएससी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथ्स उतना ज़्यादा इशू नहीं होगा आपके लिए। सेम उसी तरह के यहाँ भी आते हैं, तो इसीलिए कि उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हुआ इन टोटो कि अगर आप पूरा मतलब कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को ज़रूर देखें, कम से कम 10 साल का पेपर ज़रूर देखें। और आप टेस्ट पेपर्स ज़रूर बनाएं, कम से कम 50 टेस्ट पेपर्स आप ज़रूर बनाएं। आप टेस्ट पेपर्स बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या आपको गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आप टेस्ट पेपर खुद से भी बना सकते हैं, मार्केट से लेकर के घर में बनाइए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा आप पास्ट ईयर पेपर्स तो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए और एकदम आपको याद ही हो जाना चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक से आता है और इस टॉपिक से नहीं आता है। पीटी के एग्ज़ाम के बारे में हम कहना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम के टाइम में जो है आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि 2 घंटे का आपको रहता है समय। और क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी आपको जो है घड़ी ले जाने भी नहीं दिया जाता है, तो उस समय क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा ट्रबल में हो जाते हैं कि रूम में भी हो सकता है घड़ी ना हो और आपके पास भी घड़ी ना हो। तो जब तक 1 घंटा नहीं होता है, 1 घंटा आवाज़ नहीं लगती है, तब तक जो है आप को पता चलता है कि अरे मेरा बहुत सारा समय चला गया है। तो इसीलिए है कि वहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जनरली मैं जो भी इन्विजिलेटर होती थी उनको कह देती थी कि प्लीज़ आप मुझे आधा घंटे में बता दिया करना। तो उससे क्या है कि आपको एक स्ट्रेटेजिकली उसको करना है। जैसे मैं करती थी कि 1 घंटे में जो है वो आपको 150 क्वेश्चन को कवर अप कर लेना है और टिक करते जाना है कि अच्छा मैं ये जानती हूँ और ये मैं नहीं जानती हूँ। तो जो भी उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको उसको कलर कर देना है। 200 क्वेश्चंस सॉरी 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसको करने में कम से कम 25 से 30 मिनट ज़रूर लग जाते हैं। तो इसीलिए कि उसको अच्छे से आपको छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अगर आप कलर कर देते हैं तो हो सकता है वो सही भी हो जाए, इसीलिए उसको जो है आपको सही करना होता है। और उसके अलावा क्या है कि लास्ट 15 मिनट आपको बचा के रखना है कि आप उसको अच्छे से कर सकें, देख सकें अच्छा क्या हुआ। और उसके आप
उसके अलावा आप जो है भरने वाला काम बहुत ही अच्छे से कीजिए। एमसीक्यू का जो आपका जो रहता है OMR, उसको बहुत ही अच्छे से भरिए, क्योंकि अगर आप इधर अच्छे से फिल करते हैं और अपना रोल नंबर अगर नहीं भर पाते हैं तो फिर उस केस में है कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा। इसलिए आप अपना रोल नंबर अच्छे से भरें। उसमें BPSC PT में आपको बैक भी भरना होता है, बैक पे BPSC लिखना होता है, तो इसीलिए है कि दोनों आगे पीछे दोनों अच्छे से देख करके उसको भरें। अब हम मेंस पे आते हैं। मेंस में हम लोग देखते हैं कि ये BPSC की तरह ही है, जिसमें कि पहला पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का आपको एग्जाम में आता है। CTPO का हिंदी का पेपर भी थोड़ा टफ था, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो नॉर्मल उधर आते हैं उससे थोड़े हट के, जैसे कि यहाँ पर स्वर्ण और व्यंजन वर्ण टाइप से भी कुछ क्वेश्चन आ गए थे जो नॉर्मली BPSC में नहीं पूछते हैं, तो वैसे ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ नहीं है। वासुदेव नंदन पंत की एक बुक आती है, तो मैंने उसी से पढ़ा था, और इनफैक्ट मैंने उससे देखा कि उस बुक से कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं, तो इसीलिए आप वो बुक पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए। वैसे उसमें 30% मात्र लाना है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। उसके बाद GS पेपर 1 होता है, जो कि मेनली 3 पार्ट में होता है: हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। हिस्ट्री जो होता है वो आपको मेनली 3 से 4 मेजर सेक्शन उसमें होते हैं। एक होता है आर्ट एंड कल्चर वाला, जिसमें कि आपको मौर्य, पाल कला, पटना कलम, ये हमेशा से ही आता ही है, तो इसको आपको करना होता है। मौर्य में है कि आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसके सोर्स सभी जगह अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। उसके जो भी स्कल्पचर है, स्तूपा है, वो सारे मिल जाएंगे। आप जो स्पेसिफिक कर सकते हैं वो ये कि स्तूपा, पिलर के आप डायग्राम बना सकते हैं पेंसिल से, तो वो एक आपके आंसर को ऐड ऑन करता है। पाल कला के भी मटेरियल आपको मिल रहे हैं, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मटेरियल अवेलेबल करवा रही है। उसके बाद जो है आपको पटना कलम के लिए हमको बहुत ही एक अच्छा सोर्स मिला था राज्यसभा TV से। अगर आप उसको ओपन करके देखते हैं और उसको सारा, जैसे मैंने जॉट डाउन कर लिया था सारा पॉइंट्स, तो उसको मैंने एग्जाम में लिखा था, वो बहुत ही एक अच्छा सोर्स हो गया था मेरा हिस्ट्री के लिए, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आंदोलन। आंदोलन में आपको 1857 का आंदोलन है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चंपारण आंदोलन, कभी कभी भारत छोड़ो भी और सत्याग्रह आंदोलन भी आ जाता है। तो ये, लेकिन फिर भी है कि आपको जब बार बार देखते हैं सिलेबस को और पास्ट ईयर पेपर्स को, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये होते हैं। उसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पर्सनालिटीज़ का होता है, जिसमें कि गांधी जी, नेहरू जी एंड टैगोर का आता है। तो इसमें ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होते हैं सबसे गांधी जी, जिसमें गांधी जी का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली इंडिया के साथ साथ बिहार में स्पेसिफिकली क्या है, ये आपको जो है जानना चाहिए और लिख के रखना चाहिए कि कभी भी ये ज़रूरत आ सकता है। उसके अलावा गांधी जी के साथ साथ नेहरू जी एंड टैगोर हैं आपको, तो इन दोनों का उतना क्वेश्चन जनरली नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इस बार जो लास्ट ईयर आपका जो मेंस हुआ है उसमें आपको हमारे अदर जो बिहार के पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे राजेंद्र बाबू हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो जो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको पूछे जा चुके हैं उसको आप ज़रूर मतलब कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप ये नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको आ जाएंगे, बट जो आ चुके हैं उसको ज़रूर कर लीजिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट एक होता है वेस्टर्न एजुकेशन, एक पॉइंट होता है। तो वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया और स्पेसिफिकली बिहार की कैसे डेवलप हुआ, तो उसके लिए जो है आप मेजर पार्ट डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे इंडियन पर्सनालिटी जो है वेस्टर्न एजुकेशन में कैसे कंट्रीब्यूट किया और ब्रिटिशर्स कैसे एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किए। जैसे इंडियंस के कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं कि राजा राम मोहन राय हैं, विद्यासागर हुए हमारे, या फिर दयानंद सरस्वती थे, ये लोग कैसे मतलब इस इंग्लिश एजुकेशन को हमारे यहाँ प्रमोट किए। फिर सिमिलरली ब्रिटिशर्स का जैसे 1813 एक्ट था, तो उसमें कैसे एजुकेशन के लिए 1 लाख दिया जाने लगा था हम लोगों को यहाँ पर। उसी तरह वो डिस्पैच एक्ट जो बनाया गया, तो इस तरह करके डिफरेंट सारे पॉलिसीज़ आए थे जिससे कि आप ये फ्रेम कर सकते हैं। जनरली इसका आंसर लिखना बहुत मुश्किल मेरे लिए हुआ था, तो मैंने इसको स्ट्रेटेजिकली इसको इस तरह बिल्ड कर लिया था कि अच्छा ये सब पॉइंट लिखूंगी तो फिर आगे मुझे दिक्कत नहीं होगा। तो ये ओवरऑल एक कह सकते हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है। हिस्ट्री को जनरली मैं 1 घंटे में लिखा करती थी, और हिस्ट्री ही मैं जनरली सबसे पहले लिखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हिस्ट्री जो है मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जो भी क्वेश्चन आप लिखिए उसका मतलब सबसे फर्स्ट जो आंसर आप लिखिए वो बेस्ट आंसर आपका ये होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उससे जो है टीचर को भी लगता है कि अच्छा बच्चे जो है बहुत अच्छे से मतलब एक फर्स्ट इम्प्रेशन हो जाता है कि अच्छा इम्प्रेशन वाला।
सेकेंड वाला पोर्शन होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन का होता है, जहाँ की आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें कि 6 दिया रहता है, जिसमें आपको 3 करने रहते हैं। तो वो भी मेजर जो होता है, एक क्वेश्चन जनरली आपको इंटरनेशनल बॉडी से आता है, जैसे कि OIC हुआ, उसके अलावा बिम्स्टेक है, उसके अलावा सार्क है, WTO, IMF भी कभी कभी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके अलावा इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री से भी आप बना सकते हैं। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री जैसे इंडिया का पाकिस्तान से, चाइना से, भूटान से, बांग्लादेश से, ये सभी से क्या रिलेशन है, इंडिया का US से क्या रिलेशन है, इराक है, खाड़ी देश की इम्पोर्टेंट, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे फाइनेंशियल रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, सोशल रिलेशन, लाइक इकोनॉमिक ट्रेड, ये सारे रिलेशन कैसे इंडिया का इन कंट्रीज़ के साथ है, इसका एक रफ नोट आप तैयार करके रख सकते हैं और कभी भी ये जो है यूज़फुल हो सकता है। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि करंट इवेंट जो उस समय हो रहे होते हैं, जिस समय आपका मेंस है उस समय लास्ट 6 महीने जो है आपका जो भी करंट इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड टॉपिक, जैसे मेरे समय रोहिंग्याज के इशू थे तो उससे आ गया था, फिर उसी तरह 2+2 डायलॉग हुआ था तो उससे आ गया था, NRC चल रहा था तो उससे, जैसे अभी आपको कोविड से रिलेटेड चीज़ें जो है उसका हमेशा से आने का चांस है। और कोविड एक बहुत ही बड़ा सा मतलब पर्सपेक्ट हो गया जिसका कि आप हर चीज़ पे एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए कि उसका इंडिया पे ओवरऑल क्या रिलेशन है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिया और बिहार, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल, या कोविड के कारण हमारा इंडिया और US का रिलेशन किस तरह से हो रहा है और कैसे चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सिमिलरली फॉर इंडिया चाइना कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको IR में कवर अप हो जाते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल बॉडी वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप वहाँ मैप वैप भी बना सकते हैं, अगर आपको उस समय मैप याद है तो। उसमें भी अराउंड मैं मतलब 1 घंटे देती थी IR में भी। उसके बाद तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो जनरली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो हम तरह के आर्ट्स वाले होते हैं तो उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं उसको सबसे पहले बना लीजिए, क्योंकि CTPO में मुझे थैंकफुली मतलब एक क्वेश्चन जो था वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ गया था, मतलब जो पास्ट ईयर पेपर्स से हैं, तो इस कारण से मुझे उसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ था, जिस कारण से मुझे ज़्यादा मार्क्स भी आ गया था। कहने का मतलब ये है कि CTPO वाला जो ये डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट BPSC के तरह ही है। तो इसीलिए उसके लिए या तो आप पास्ट ईयर पेपर्स के साथ साथ जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उससे आप मटेरियल उठा लीजिए और उसको जो है बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और वो जनरली मैं 2 क्वेश्चन करना रहता था तो 1 घंटे में मैं करती थी, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि आधा घंटा ही हो, मतलब कुछ है कि अराउंड 45 मिनट्स भी मेरा जैसे एक में लग गया था, तो एक में जैसे कि बताया कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था तो 15 मिनट में मैं कर ली थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसका सारा स्टेप लिखिए, सारा पॉइंट लिखिए, वैसे मैं CTPO में ये कर पाई थी तो इसीलिए मुझे ज़्यादा मार्क्स मिला, लेकिन है कि उसका एक एक स्टेप जो है उस पर भी मुझे लगता है कि मार्किंग होती है। तो इस तरह ओवरऑल जो है डेटा इंटरप्रिटेशन या होता है ये पोर्शन, आप जो है पूरा 36 पेज आपको मिलता है, उसको आप पहले से ही डिवाइड करके रखिए कि हाँ मैं ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 लिखूंगी और जो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है तो उसको मैं 5 से 6 लिखूंगी। तो इस तरह से जो है पेपर 1 आपका कंप्लीट होता है। पेपर 2 में भी फिर उसी तरह 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो पॉलिटी का होता है। पॉलिटी में जो है मेजर 2 पार्ट है, एक है बेसिक्स और एक है थोड़े करंट से रिलेटेड। बेसिक्स जो है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से क्वेश्चंस, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये याद रखते हैं तो ये आप किसी भी टॉपिक में इसका यूज कर सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी भी हो या फिर इकोनॉमिक्स भी हो, कहीं भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक्स जो भी है आर्टिकल्स उसको तो याद हमें रखना ही चाहिए। स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये याद होना चाहिए। उसके अलावा गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके अलावा आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शंस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्शन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, बिहार कैसे एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर कि इलेक्शन से जो है कैसे इंडिया का पॉलिसी चेंज होता है, ये सारी चीज़ें जो है एक रफली हमें पता होना चाहिए। आप डेटा स्टेटिस्टिक्स सभी हमेशा याद रखिए और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल याद रखिए ताकि पॉलिटी वाला क्वेश्चन आपका जो है
हमेशा अच्छा है। उसके अलावा जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंथुजियास्टिक करके इस तरह से एक क्वेश्चंस आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आप ज़रूर देख लीजिए। पॉलिटी में करंट अफेयर्स से भी एक ना एक क्वेश्चन रहते ही हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए, जो कि पास्ट ईयर पेपर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी इकोनॉमी दोनों कंबाइंड करके सेक्शन 2 होता है। तो ज्योग्राफी इकोनॉमी में जो आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स, आप ज्योग्राफी कम पूछ रहे हैं इन द सेंस कि इंडियन ज्योग्राफी आपको कि इंडियन फिजियोलॉजी बताएं, ऐसा कुछ करके नहीं आता है कोई क्वेश्चन, लेकिन आपको बिहार से, इनफैक्ट बिहार और बिहार का एग्रीकल्चर, ये सारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी में, तो वो जो है आप ज़रूर करके जाइए कि बिहार का क्लाइमेट, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का सॉइल, ये सारा चीज़ हमेशा ये लोग किसी ना किसी रूप में दे ही देते हैं। उसके बाद इकोनॉमी में आपको पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को भी ये लोग कभी कभी हाईलाइट कर देते हैं। वहाँ भी जनरली मतलब है कि मतलब 1 घंटा मैं पॉलिटी के लिए रखती थी और 1 घंटा लगभग कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इकोनॉमी होता है। सेकंड वाला सेक्शन, सॉरी थर्ड वाला जो फिर है वो साइंस वाला पार्ट है, जिसमें कि आपको एनर्जी से ये लोग रिलेटेड क्वेश्चंस देने लगे हैं। आई मीन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्या है, इसके कौन कौन से सोर्स हैं, इसका पॉजिटिव्स क्या है, निगेटिव्स क्या है और इम्पैक्ट क्या है बिहार और इंडिया। और हम हर चीज़ के लिए आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल जो है वो आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में दीजिए। जैसे कि आपको मुंगेर की एक जया देवी हैं, इनको ग्रीन लेडी ऑफ बिहार कहा जाता है। अगर आप ये आंसर लिखते हैं तो मतलब ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आंसर होता है, और आपको मतलब एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा आप बिहार के बारे में जान रहे हैं। इस तरह के ये चीज़ आपको न्यूज़पेपर्स में जो है जनरली मिल जाया करता है कि बिहार का कुछ भी इस तरह का न्यूज़ आया, तो वो जो है आप उसको सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है साइंस में आपको जैसे कि कुछ नए क्वेश्चंस लाइक IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे के यूसेज क्या है, ये सब इंडिया में, बिहार में कैसे कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के रूप में, आप इसका सारा पॉइंट याद कर सकते हैं कि कैसे ये एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, इकोनॉमी में ये टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह करके ये लोग जो है साइंस का पार्ट देते हैं। साइंस जो है इस तरह से मतलब अंतिम पार्ट होता है, और ओवरऑल 3 घंटे में आपको लिखना होता है एज यूजुअल। यहाँ भी 36 पेजेस हैं और आपको इसको कवर अप करना होता है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका ऑप्शनल। CDPO में जो है आपको केवल 4 ही ऑप्शनल हैं, जैसे कि मैंने LSW रखा था, तो उसके अलावा आपको होता है होम साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, और एक मेरा जो LSW था। केवल 4 ही ऑप्शनल है। वैसे तो मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स था, लेकिन फिर भी हम जो है इकोनॉमिक्स यहाँ नहीं रख पाए थे, तो इसीलिए हम LSW रखे थे। LSW के लिए जो इम्पोर्टेंट सोर्स मेरा था वही पारस सर है यहाँ पर पटना में ही, तो इनका एक कोचिंग था, तो उसमें हम सारे नोट्स मटेरियल वहाँ से लिए थे। वो नोट्स में जो है आपको LSW मेनली 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट जो है पूरी तरह से एक्ट है ये दिया हुआ, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, ये सारे एक्ट दिए हुए हैं। आपको अराउंड 10 to 15 एक्ट को जो है ज़रूर पढ़ना होता है। तो वो सारे एक्ट को जो है आप बिट बाय बिट एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और उसमें जो ऐड ऑन कर सकते हैं, जो हम किए थे वो ये था कि जो है जैसे हम चाइल्ड लेबर एक्ट जब हम लिख रहे थे, तो हम उसमें इंट्रोडक्शन में ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 लिख दिए थे कि इससे जो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड होता है, तो ये लिखे थे। फिर उसका आर्टिकल जो भी है उसका सेक्शन उस एक्ट का वो सारा लिखे थे, और उसके बाद फिर कंक्लूजन में जो कंक्लूजन से पहले अमेंडमेंट आया हुआ था, तो उस अमेंडमेंट को लिखे थे, फिर उसके बाद जाके कंक्लूजन लिखे थे। कहने का मतलब कि इससे जो है मेरा आंसर बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया था। तुलनात्मक की केवल एक्ट को लिख देना, तो आप भी इस तरह के जो भी अमेंडमेंट आते हैं उस तरह को के एक्ट में आप जो है उसको जोड़ सकते हैं। सेकेंड सेक्शन जो इसका होता है उसमें मेजर 3 पार्ट है। एक है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोस्टिट्यूशन, बेगरी, ये सारे पार्ट होते हैं, तो उसको आपको डील करना होता है। उसके अलावा एक सेक्शन है जिसमें कि स्कीम्स हैं, स्पेसिफिकली वो स्कीम्स आपको लिखने हैं। और थर्ड पार्ट जो है उस पर दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें कैसे डील करना है।
वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो है आपको पढ़ना होता है। इस तरह से ओवरऑल जो होता है वो एलएसडब्ल्यू का ये सिलेबस होता है। और आप जब कोई भी अपडेटेड चीज़ लिखते हैं तो उसमें है कि आपको मार्क्स आएंगे। लोगों को ये रहता है कि एलएसडब्ल्यू मार्क्स नहीं आएगा, लेकिन आप अगर अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं और सारे एक्ट के सारे सेक्शन को अच्छे से लिखते हैं और कंक्लूजन अच्छा करते हैं, अमेंडमेंट सबको जोड़ते हैं, तो आपका आंसर जो होता है वो एक अच्छा सा आंसर होता है। इंटरव्यू मेरा 3 जुलाई 2019 को हुआ था, क्योंकि इसी दिन मेरा रिजल्ट भी आ गया था, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है मेरे लिए। इंटरव्यू जो हुआ था मेरा, उसमें मतलब 3 जेंट्स थे और 1 लेडी मेंबर थी। और स्टार्टिंग में मुझसे यही मतलब पूछा गया कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। तो इकोनॉमिक्स से मैंने बीए और एमए किया है। मैंने बताया कि जेएनयू से मैंने एमए किया है। तो जो चेयरपर्सन थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड होके फिर हमसे पूछे कि ट्विन डेफिसिट क्या होता है वो बताइए। तो ट्विन डेफिसिट मैंने बताया था। वैसे फर्स्ट आंसर करते वक्त मैं थोड़ा डर सी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर सब चीज़ स्मूथली चला था। एक और बोर्ड मेंबर थे, तो वो हमसे पूछ रहे थे कि अगर आप सीडीपीओ हैं, ये अगर छोड़ के चली जाएंगे तो हमें मतलब आपको नहीं लेना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसके अलावा फिर एक सर थे जो कि पूछे कि वुमेन के लिए स्पेसिफिकली कौन सा स्कीम है जो कि बिहार में है। तो मैं ऑब्वियसली डिफरेंट स्कीम्स बताई थी। तो इसमें एक उसमें था कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन। तो फिर उसके बाद रिजर्वेशन पे फिर पूछा जाने लगा था क्वेश्चंस कि रिजर्वेशंस के कारण आपको नहीं लगता है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है आगे जाके फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे ना, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एक सर इकोनॉमिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मनरेगा जो है क्या वो किन्स की पॉलिसी की तरह है या नहीं, या फिर बहुत सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है, किनीजियन इकोनॉमिस्ट कौन है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और न्यू किनीजियन, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस फिर पूछे थे एक सर ने। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए थे। तो कहने का मतलब आपको है कि करंट अफेयर के साथ साथ जो भी तुलनात्मक क्वेश्चन है उसको भी आपको कर लेना होता है। तो अगर आप नए हैं, तो फर्स्ट टाइमर अगर हैं, तो आप एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दे लें ताकि ऐसा कोई डर ना हो। और ऑब्वियसली ये अगर आप करके रहते हैं तो डर ना रहता है। इंटरव्यू वहाँ एकदम ही कॉर्डियल होता है, आपको वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको नहीं होता है तो पता है तो आप सॉरी कह सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा देर वेट करके भी कह सकते हैं कि मैं सोच करके बोलूँगा। तो इसीलिए कि वहाँ कोई भी उतनी परेशानियाँ नहीं होती है। ओवरऑल मैं उस एक बार बुक लिस्ट आपको दिखा देना चाहती हूँ कि ये सारे बुक्स को मैंने रेफ़र किया था। जैसे कि आपको हिस्ट्री में है कि 12th की एनसीईआरटीज़ को मैंने पढ़ा था, जो बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं उसको मैंने देखा था। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप परीक्षा मंथन भी देख सकते हैं, उसमें भी मतलब बेसिकली दिया हुआ है हर चीज़। ज्योग्राफी के लिए आप एटलस को ज़रूर देखें। क्लास 12th की एनसीईआरटीज़, 11th की एनसीईआरटीज़ को ज़रूर देखें। और इकोनॉमिक्स को जो है आप ब्रीफ अप कर सकते हैं किसी भी बेसिक मटेरियल से, या घटना चक्र को भी देख सकते हैं। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का जो बेसिक्स है उसको तो एकदम ज़रूर ही आप कवर कर लीजिए। और उसके अलावा जो साइंस हैं वो आप लुसेंट से भी देख सकते हैं। मैथ्स तो आज तक नहीं रहा उसमें, लेकिन हो सकता है कि वो दें, क्योंकि सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है अभी मेरा जब हुआ था उसके पहले 2009 में हुआ था। कहने का मतलब कि क्या फिक्स है कि मैथ आएगा कि नहीं आएगा इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरे समय में नहीं था। तो अगर वो रहता है मैथ्स तो आप उसको भी देख सकते हैं। बेसिक्स किसी भी बुक से आप हेल्प लेकर के बना सकते हैं। उसके अलावा एलएसडब्ल्यू के मतलब पार्श्वनाथ सर के नोट्स मेरे लिए एनफ थे, उससे ज़्यादा मैं नहीं देखी थी। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आप यूपीएससी सीडीपीओ अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीडीपीओ के रूप में आपका जॉब क्या होगा, वर्क क्या होगा। सीडीपीओ जो है बेसिकली ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, जो कि लेवल 9 पे है, ऑब्वियसली गजेटेड ऑफिसर है। और बेसिक वर्क जो होता है वो हमारा 2 एरिया में होता है, हेल्थ होता है और इम्यूनाइजेशन होता है। हेल्थ में जो है हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन होता है। हेल्थ में हम लोग बेसिकली वही जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग है उनका टीकाकरण करवाना, ताकि मतलब ऑब्वियसली बेबी जो है वो तंदुरुस्त हो। और एजुकेशन में हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं, जहाँ कि हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट की बात करते हैं।
तो ये एज ए CTPO आपका जॉब होगा अगर आप वर्क करते हैं। तो ऑब्वियसली ये पब्लिक रिलेटेड वर्क है, करने के बाद आपको फील्ड विजिट भी करना होता है। अंत में हम स्टूडेंट को यही कहना चाहते हैं कि मतलब अभी कोविड का टाइम है, तो आप लोग घर में जितना हो सके मैक्सिमम अपना समय पढ़ाई को दें, अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि कोविड के कारण हो सकता है एग्ज़ाम में लेट हो सकता है, लेकिन मेहनत आपको ही करना है। जो भी स्टडी मटेरियल है सारी चीज़ अभी अवेलेबल हैं सभी रूप में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। लेकिन जनरली मैं जो थी वो हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ना प्रेफर करती थी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑफलाइन पढ़ना जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। इनफैक्ट एक सर्वे है उसके अनुसार है कि 3% बच्चे ही जो होते हैं वो मतलब यूज़फुल यूसेज कर पाते हैं ऑनलाइन मटेरियल्स के, 97% जो है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कि जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें और पढ़ाई करें। रिजल्ट होने के बाद ये सारा जहां आपका होगा, आपको जो मन होगा आप वो कीजिएगा, लेकिन अभी आपको इस कठिन दौर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। थैंक यू सो मच।